नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शक्ति नॉलेज पॉइंट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। मैं आपको बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंट रूल होता है। बहुत आसानी से चीज़ें आपको समझ में आएंगी, बट इसके पहले अगर आप लोगों ने हेल्पिंग वर्ब वाला वीडियो और जो इंपॉर्टेंट रूल वाला वीडियो नहीं देखा, प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। उसके बाद ही इसको देखिए तो आपको चीज़ें बहुत आसान तरीके से समझ में आएंगी, और जिन्होंने देखा है उनको पता चलेगा कि क्या उनका यूज़ था, मैंने क्यों उनको पहले ही बता दिया था। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का देख रहे हैं, उसके बाद हम नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव और जो आगे देखते जाएंगे। लेकिन जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे, वहाँ पे हम कंप्लीट एक ही वीडियो में सभी प्रकार के सेंटेंस बनाना सीख लेंगे। अभी मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि ये मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों को पैसिव वॉइस बनाना नहीं आता है। जिनको आता है वो वीडियो थोड़ा सा स्पीड करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करा पाऊंगा, ठीक है। चलिए हम अब देखते हैं कि एक्टिव वॉइस का क्या रूल होता है। दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, टेंस ही होता है। यानी एक्टिव वॉइस में जो भी रूल होंगे वो सभी टेंस के रूल होंगे। तो दोस्तों, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीख रहे थे तो वहाँ पे मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना होता है, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब कोई भी यूज नहीं होती, बट वॉइस में यूज होगी। क्या यूज होगी? देखिए, इज, एम, आर। ये वही इज, एम, आर है जो हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में पढ़ रहे थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर आप वॉइस सीख रहे हैं तो इसके पहले आपको टेंस का आना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं आएगा तो आप ये चीज़ें सीख नहीं पाएंगे, आप पहचान ही नहीं पाएंगे कौन से टेंस में लिखा है ना, उसको चेंज कैसे करना है। अब हम जब वॉइस पढ़ते हैं तो वॉइस में देखिए क्या होता है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट होता है ना, जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस वाले रूल में, है ना, एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में, वही पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक। यानी जो हम सबसे लास्ट में लिखते थे एक्टिव वॉइस में, वही यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और जितने भी हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी वो सभी इसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज होंगी। उसके बाद देखिए हम हेल्पिंग वर्ब लगा दिए, फिर हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा कि जो भी वॉइस होगी, किसी भी प्रकार की कोई भी टेंस की वॉइस होगी, उन सभी में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाता है, ठीक। चाहे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ें, चाहे पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ें या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ें। उसके बाद हम क्या करते हैं, बाई लगाएंगे, और उसके बाद सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं। चलिए सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं, क्या लिखा है। वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, यानी हम अच्छी खबर की उम्मीद करते हैं। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है, मेन वर्ब कौन है, यही तो टेंस का यूज है। ये चीज़ अगर आपको आती है तो आपके लिए बहुत आसान है ये, ठीक है। देखिए अब ये हम क्या उम्मीद करते हैं, गुड न्यूज़। तो क्या और किसे से जो भी आपके आंसर आते हैं वो सभी क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। तो गुड न्यूज़ यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट गुड न्यूज़, है ना। सब्जेक्ट यानी कहने का मतलब है कि हमारे जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वही तो सब्जेक्ट होता है। आपको पता है कि सब्जेक्ट ही पहले लिखा जाता है हमारे स्ट्रक्चर में। तो ऑब्जेक्ट बोलो या तो सब्जेक्ट बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, मेन हमको आना चाहिए इसको बनाना। तो गुड न्यूज़, अब देखो न्यूज़ में एस लगा हुआ है, आपको लग रहा होगा ये प्लूरल है, बट ऐसा नहीं है। न्यूज़ हमेशा सिंगुलर ही होती है, ठीक। तो गुड न्यूज़, अब यहाँ पे इज, एम, आर का यूज करना आपको आता होगा, ये मान के चलता हूँ। तो जब सिंगुलर होता है तो क्या लगता है, इज का यूज करते हैं हम। तो गुड न्यूज़ इज। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है, एक्सपेक्ट। तो एक्सपेक्ट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया एक्सपेक्टेड। उसके बाद क्या करना लगाना हमको, बाई। तो हम यहाँ पे लगा दिया बाई। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, वी है तो हम यहाँ पे वी नहीं लिखेंगे वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे, जो कि क्या होता है, अस, ठीक है। अब इस तरह देखिए हमारा ये पैसिव वॉइस पहले सेंटेंस का कंप्लीट हो गया। हमने क्या बताया कि अगर वी लिखा हो तो आपको अस लिखना है। ये चीज़ मैंने आपको सेकेंड नंबर वाला वीडियो में ये चीज़ बताई हुई है, ठीक है। कि क्योंकि क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करते हैं जो कि सब्जेक्ट वी का। तो वी का अस होता है, आई का मी होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, ठीक है। चलिए आई होप पहला सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा। हमने क्या किया कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा, क्या है, गुड न्यूज़। इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब यूज कर ली। फिर हम क्या कर रहे हैं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या थी, एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का थर्ड फॉर्म एक्सपेक्टेड। उसके बाद हमने लगाया बाई। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस, ठीक। चलिए सेकंड सेंटेंस देखिए क्या लिखा है, पीपल स्पीक तेलुगु इन आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश के लोग तेलुगु बोलते हैं,
ठीक। अब इसको अगर पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो अब इसका देखिए हिंदी देखिए और उससे आपको ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। तो पीपल स्पीक तेलुगु इन आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश के लोग तेलुगु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तेलुगु। ठीक, तो तेलुगु हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया तेलुगु। उसके बाद तेलुगु क्या है? सिंगुलर है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? इज का यूज करेंगे। तेलुगु ऑब्जेक्ट हो गया, फिर हमने उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा दी। उसके बाद आपको मेन वर्ब लगाना, तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या है? स्पीक है ना। देखिए ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? स्पीक, और स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्पोकन। तो तेलुगु इज स्पोकन कहाँ? इन आंध्र प्रदेश, इन आंध्र प्रदेश बाई पीपल। देखिए ये इसका हो गया पैसिव वॉइस। ध्यान दीजिए, अब इसको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको नहीं समझाया कि ऐसे कैसे हो गया। देखिए सबसे पहले हमने क्या कर दिया? हेल्पिंग वर्ब लगाए, ऑब्जेक्ट लगा दिया जो कि क्या था? तेलुगु। उसके अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी। उसके बाद हमने मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दिया। तो मेन वर्ब क्या थी? स्पीक। स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? स्पोकन। अब इसके बाद हमको क्या करना चाहिए था? बाई लगा के सब्जेक्ट लिखना चाहिए था। बट अगर आपके सेंटेंस में अदर वर्ड हो, यानी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब और सब्जेक्ट के अलावा भी कुछ होता है, तो हम क्या करते हैं? आपकी जो मेन वर्ब होती है उसके बाद हम लिख देते हैं जो हमारा अदर वर्ड होता है। उसके बाद आपको बाई लगाना है, फिर पीपल। यहाँ पे अगर आप बाई पीपल ना भी लगाते तब भी चल जाता। देखिए इसका हिंदी में मतलब क्या हो गया? ये बोला जाता है कि तेलुगु आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है लोगों के द्वारा, है ना। यानी यहाँ पे तेलुगु बोली जाती है, और यहाँ पे क्या बोला था कि आंध्र प्रदेश के लोग तेलुगु बोलते हैं और यहाँ पे बोली जाती है। तो अगर आप यहाँ पे ये ना लिखते बाई पीपल तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पता है कि लोगों के द्वारा ही बोली जाएगी, है ना। ये तो भाषा है तो लोगों के द्वारा बोली जाएगी। तो ये आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा कि जो भी आपका अदर वर्ड होता है तो मेन वर्ब के आपको बाद लिखना होता है। अगर आप चाहते तो बाय द पीपल के बाद भी लिखना चाहते तो लिख देते, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थर्ड क्वेश्चन बनाते हैं। क्या लिखा? ही ऑलवेज एडमायर्स मी, यानी वह हमेशा मेरी प्रशंसा करते हैं, है ना। किसकी करते हैं? यानी मी, मेरी। तो मी क्या हो गया? यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट हो गया, और मी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? सभी काम करना है। लेकिन मी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इसको हमको सबसे पहले सब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करना है। तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाता है? आई। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि आई का मी होता है, ही का हिम होता है। तो अगर यहाँ पे मी लिखा है तो हम यहाँ पे आई कर लेंगे, बट अगर यहाँ पे मी लिखा होता है, यहाँ पे आई लिखा होता तो यहाँ पे हम मी कर देते। ठीक, ये इंटरचेंजेबल होता है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। आई के बाद क्या लगाएंगे आप? हेल्पिंग वर्ब आई के साथ एम। तो आई एम। अब क्या लिखा है? क्या करना है आपको? इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। लेकिन जैसा हम लोगों ने आपको टेंस में बताया था कि अगर आपके सेंटेंस में मेन वर्ब के पहले ऑलवेज लिखा हो या ऑलरेडी लिखा हो तो उसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ भी हम सेम करेंगे, आई एम ऑलवेज, उसके बाद आई एम ऑलवेज। अब ये हो गया आपका, क्या हो गया? एडमायर्स। एडमायर क्या हो गया आपका? मेन वर्ब। मेन वर्ब का यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो एडमायर्ड हो जाएगा। उसके बाद ये हो गया कि आई एम ऑलवेज एडमायर्ड। अब क्या चाहिए आपको? मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट, तो बाई लगा दो आप। हमने लगा दिया बाई। उसके बाद सब्जेक्ट क्या लिखा? ही। इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? हिम। ठीक है, और ये आपका क्या बन गया? पैसिव वॉइस। देखिए ये सभी सेंटेंस अभी जो मैं बता रहा हूँ सभी अलग अलग तरीके के हैं, तो हो सकता है कि आपको एक बार में समझ में ना आए, तो आगे आप देखेंगे। अभी मैं आपको और क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम लोग सेंटेंस जब हम टेंस पढ़ रहे थे तो वहाँ भी देख रहे थे कि जब कभी भी आपके सेंटेंस में ऑलवेज आता था, ऑलरेडी आता था, तो हम मेन वर्ब के पहले लगाते थे। तो ये चीज़ यहाँ भी अप्लाई हो रही है वॉइस में भी, कि अगर आपका मेन वर्ब के पहले ऑलवेज लिखा है, ऑलरेडी लिखा है, तो उसको हम पहले लिख देंगे, उसके बाद हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। पायल सिंग्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो पायल एक ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत सॉन्ग गाती है। तो क्या गाती है? अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो अ ब्यूटीफुल सॉन्ग क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट, तो क्या लिखेंगे? अ ब्यूटीफुल सॉन्ग।
ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब इसके अकॉर्डिंग ए, ये पहले लिखा आ यानी एक सिंगल की बात हो रही है, तो हम इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या यूज कर लेंगे, इज। तो आ ब्यूटीफुल सॉन्ग इज, ठीक, ये क्योंकि ये पूरा क्या है, सिंगुलर है या सिंगल है, एक की बात हो रही है, इसलिए ऑब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो कि इज है। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, सिंग, तो सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, संग, SUNG, ठीक। उसके बाद क्या करना है आपको, बाई लगाना है, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो बाई लगा दो आप, फिर आपका सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पायल। चलिए ये आपका सेंटेंस बन गया। इसको मैं आपको हिंदी तो बता दिया था, इसका हिंदी बता देता हूँ। अ ब्यूटीफुल सॉन्ग इज संग बाई पायल, यानी एक खूबसूरत गीत पायल के द्वारा गाया जाता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कहीं दिक्कत जाएगी ना, तो पहली बात आपको जाएगी मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म में, तो इसके लिए मैं आपको एक वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी, तो उसको आप देख लीजिएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे बहुत आसानी से हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म याद करते हैं। चलिए आ जाइए दोस्तों, अब इन सेंटेंसेस को हम बनाते हैं। बहुत सारा आसान है, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, यकीन मानिए वीडियो में आपको हर एक चीज़ क्लियर आने लगेंगी, ठीक। आप अगर छोड़ के जाएंगे तो फिर वही बात है कि ना तो आप कुछ सीख ही पाए और अपना 4-5 मिनट टाइम भी बर्बाद कर दिए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, ही ग्रोज वीट इन हिज फील्ड। इसका अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या उगाता है, वीट, ठीक। तो वीट आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो वीट हमने लिख दिया। उसके बाद वीट क्या सिंगुलर है, इसलिए हम इसके साथ क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो वेट इज। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है, ग्रो, ग्रो यानी उगाना, तो ग्रो का थर्ड फॉर्म क्या लिखोगे, ग्रोन, तो यह यहाँ पे हो जाएगा ग्रोन, तो वीट इज ग्रोन। अब आपके देखिए सेंटेंस में इन हिज फील्ड क्या हो गया, यहाँ पे अदर वर्ड है, और जो भी अदर वर्ड होता है मैंने आपको बताया है कि जो भी अदर वर्ड होता है तो मेन वर्ब के जस्ट बाद लिख देते हैं, तो इन हिज फील्ड, ठीक। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। देखिए जो भी आपका अदर वर्ड होगा आपके सेंटेंस में, है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब के अलावा, उसको आप क्या कर देना है, मेन वर्ब के बाद लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, बाई लगाना है, बाई। अब सब्जेक्ट क्या है, ही, और ही का हमको ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाना है, तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाता है, हिम। अभी मैंने आपको जस्ट कुछ देर पहले ही बताया है कि ही का क्या होता है, हिम, सी का होता है हर, आई का होता है मी, ठीक। और इसके लिए मैंने आपको रूल वाले वीडियो में बताया भी हुआ है। अब देखिए इसका एक और तरीका है कि वीट इज ग्रोन इन हिज फील्ड बाई हिम, एक तरीका ये हो गया। एक तरीका ये है कि ग्रोन जो आपकी मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के बाद ये अदर वर्ड ना लगाएं आप, बाई हिम लिख लें पहले, उसके बाद आप ये इन हिज फील्ड लगा दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही होता है, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते क्या लिखा है, दे रीड द भगवत गीता एवरी डे। वे भगवत गीता, है ना, रोज़ पढ़ते हैं, रीड यानी पढ़ना। अब इसका अगर हम बनाएंगे पैसिव वॉइस तो देखिए क्या हो जाएगा। अच्छा इसका मैं आपको बता देता हूँ, इसका हिंदी में मतलब क्या होता है कि क्या है कि गेहूँ, है ना, उनके द्वारा अपनी खेत में उगाया जाता है, गेहूँ उगाया जाता है और यहाँ पे उगाता है, ठीक है। चलिए अब इसका पहले बना लेते हैं पैसिव वॉइस। तो क्या पढ़ता है, भगवत गीता, तो हम यहाँ लिख देंगे द भगवत गीता, ये क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो क्या पढ़ता है, भगवत गीता, तो भगवत गीता हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, द भगवत गीता। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इज, तो क्या हो जाएगा, द भगवत गीता इज। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, रीड, रीड यानी होता पढ़ना, तो रीड का थर्ड फॉर्म भी यही होता है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है। अभी इसको पढ़ते थे जब फर्स्ट फॉर्म होता तो रीड, और थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म में क्या पढ़ते हैं, रेड, ठीक, READ, रेड। स्पेलिंग सेम होता है, सिर्फ हम बोलने में, प्रोनाउंसिएशन करने में इसको रेड पढ़ते हैं। उसके बाद अब देखिए क्या हमारा ये अदर वर्ड भी तो है, तो रीड के बाद हम अदर वर्ड लगा देंगे, एवरी डे, ठीक। तो ये अभी तक क्या सेंटेंस बना था, भगवत गीता इज रेड एवरी डे बाई। अब इसके बाद हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट बाई, दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, देम, और यहाँ पे हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसका एक ये तरीका है, और ये भी मैंने बताया कि अगर आपको ऐसा नहीं लिखना चाहते तो बाई देम पहले लिख दीजिए, फिर लिख दीजिए एवरी डे। ये आपका जो अदर वर्ड है ये, है ना, एवरी डे, इसको आप बाई देम के बाद भी लिख सकते हैं, ठीक, दोनों सही है। अब इसका हिंदी में मतलब समझिए क्या है कि भगवत गीता, है ना, रोज़ पढ़ी जाती है, किसके द्वारा, उनके द्वारा, तो भगवत गीता उनके द्वारा रोज़ पढ़ी जाती है। और यहाँ पे क्या था
कि वे भगवत गीता रोज पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। क्या लिखा है, सी हेल्प्स द पुअर। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, द पुअर। अब देखो पुअर क्या होते हैं, यहाँ पे एक कम्युनिटी की बात की गई है तो ये प्लूरल हो जाएगा, द पुअर आर। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की यहाँ पे हेल्प है और हेल्प का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेल्प्ड। ईडी आपको जोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं बाकी। ठीक है, क्या बन गया, द पुअर आर हेल्प्ड। उसके बाद आपको क्या करना है, बाई लगाना है। देखिए मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाई, फिर सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सी, तो सी का क्या हो जाएगा, हर। अभी जस्ट मैंने आपको बताया, और यहाँ पे क्या हो जाइए, पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। यानी इसका मतलब ये क्या हो गया कि गरीबों की, है ना, उसके द्वारा मदद की जाती है। ठीक, आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। देखिए यहाँ पे आपको आसान था, पहले वाला जो मैंने आपको अभी स्लाइड में कराया था, यानी पहले जो भाई मैंने इरेज कर दिया, वहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि यही चीज़ नई थी उस समय के लिए। अब यहाँ जब आपने 2-3 सेंटेंस बना लिए, अब ये आसान हो गया। ठीक है, चलिए लास्ट सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा है, माई फादर ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। ऑलवेज वाला सेंटेंस अभी मैंने पहले भी आपको बताया था, यहाँ भी देखिए, अब यहाँ पे आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी, है ना। मेरे पिताजी हमेशा सच बोलते हैं, है ना, स्पीक द ट्रुथ यानी सच बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, सच, तो द ट्रुथ क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, तो हम लिख देंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट को, द ट्रुथ। इसके बाद आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि ट्रुथ है, सिंगुलर काउंट होगा तो इज हम लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब, तो द ट्रुथ इज। अब क्या बोला मैंने कि जब भी आपके सेंटेंस में ऑलरेडी आए या ऑलवेज आए तो आपको मेन वर्ब के जस्ट पहले लिखना है, जैसा कि हम लोग टेंस में भी लिख रहे थे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऑलवेज। अब हमको क्या करना है, मेन वर्ब का थर्ड, यानी जब भी आपके सेंटेंस में ऑलरेडी आए या ऑलवेज आए तो यहाँ पे आपको मेन वर्ब के बाद पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे हमको लगा देना है। ठीक है, तो ऑलवेज। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है, स्पीक, स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्पोकन। तो द ट्रूथ इज ऑलवेज स्पोकन। उसके बाद क्या बच गया, आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट के पहले आपको बाई लगाना होता है, तो बाई माई फादर। ठीक है, ये आपका सेंटेंस बन गया पैसिव वॉइस में। हमने क्या बनाया, द ट्रूथ इज ऑलवेज स्पोकन बाय माई फादर, यानी मेरे पिताजी के द्वारा हमेशा सच बोला जाता है। ठीक, और जब टेंस वाला सेंटेंस लिखा था तो उसका क्या मतलब था कि मेरे पिताजी हमेशा सच बोलते हैं, और यहाँ पे सच बोला जाता है मेरे पिताजी के द्वारा हमेशा। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि एक लाइक और एक शेयर आपका मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मेरा काफ़ी एक्साइटमेंट मेरा बढ़ता है कि चलो और अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भगवान आपका दिन शुभ रखे।